हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 अध्याय 1 संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। इंग्लिश में वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्याओं को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स कह सकते हो। 10th क्लास तक काल्पनिक संख्याएं नहीं है, यानी कि इतना वर्णन नहीं है, ना इसके ऊपर बेस्ड प्रश्न आपके आते हैं, इस पर आधारित कोई प्रश्न नहीं आता। फिर भी मैं इसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, आपकी पहचान करवा देती हूँ काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। मान लिया हमने x का स्क्वायर, x का वर्ग जमा 2 बराबर है 0 की, एक हमें समीकरण दे रखा है। तो x का मान हम क्या ज्ञात करेंगे? हाँ, वर्गमूल में आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल का -2। अब आप कहोगे माइनस वाली संख्याओं को तो मुझे वर्गमूल निकालना आता ही नहीं। हाँ जी, ये कक्षा 10वीं तक घनात्मक संख्याओं का ही वर्गमूल है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता। मैं इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकती, यानी कि नहीं दे रखा 10वीं क्लास। लेकिन आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे मैथ्स तो आप ये सब कर पाओगे, काल्पनिक संख्याओं का भी वर्गमूल। चलो हम आ जाते हैं अपने मेन पे। हमारे मुख्य क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं भी बहुत तरह की होती हैं, मैं एक एक करके इसका प्रकार लिख लेती हूँ। नंबर 1 पे है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरे पर पूर्ण संख्या, तीसरे पे हमारी आती है, पहली प्राकृतिक हो गई, दूसरी पूर्ण हो गई, तीसरी हो गई परिमेय संख्या, चौथे नंबर पे हमारी आती है अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 हो गया। अब पांचवे पे आते हैं हम पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स भी कहा जाता है। 5 हो गए। और भी पता है आपको इसका और क्या होती है वास्तविक कुछ रहे तो रियल नंबर्स में? 1 2 3 4। चलो हम इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। पहली प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? हाँ जी, वो संख्याएं हमारी जो गिनती से हो शुरू होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, एक से शुरू हो और अनगिनत। मुझे नहीं पता कहाँ तक जाती, क्योंकि गिनतियों का कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है, अनगिनत है, अनंत है, जैसे कि तारे आसमान में। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होंगी आपकी और गिनतियों की तरह चलती जाएंगी, जैसे हमने अगिनत गिनती सुनी है। आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा सुनी रखा होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, आपको पता है ना, करोड़, खरब, अरब, ये सब भी होता है। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे देते हूँ आपको। n, इसको दर्शाने का, प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाने का चिन्ह होता है n। हम n लेटर से, इंग्लिश के n लेटर से प्राकृतिक संख्याएं दिखा सकते हैं। 1 2 3, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनगिनत तक गिनती जाएंगी, कोई अंत नहीं है इनका। हाँ जी, अब क्या है हमारे पास? दूसरा था पूर्ण संख्याएं। अब इसे जान लेते हैं हम, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमारी। बस आपकी जो ये प्राकृतिक संख्या थी ना, उसमें 0 और लगा दो, यानी कि शून्य लगा दो। उसके आगे शून्य लगा दिया, आपकी पूर्ण संख्याएं तैयार। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में 0 और शामिल हो जाता है तो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 1 2 3 4, ये सब मिलकर आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। समझ आया आपको अंतर? प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होंगी और पूर्ण संख्या 0 से। तीसरे पे आते हैं हम पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या है, जिसे इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। मैं इसे Z से चिन्हित कर रही हूँ। आपने बहुत सारी किताबों में इसे देखा होगा, Z बना देखा होगा। वो पूर्णांक के लिए ही होता है, पूर्णांक को दर्शाने के लिए। वो संख्याएं जिसमें 0 भी शामिल है, धनात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। गिनतियां जो प्लस साइन लिए भी हैं, माइनस साइन लिए भी हैं और शून्य भी उनमें शामिल है, यानी कि प्राकृतिक संख्या भी हैं, पूर्ण संख्या भी है और ऐसी ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक। पूर्णांक की ज़रूरत क्यों पड़ी? कई चीज़ें होती हैं, हम कर्ज ले लेते हैं जो हमें
नीचे गिरा हुआ दिखाती हैं, गहराई हो गई, ये सब चीज़ें। आपने देखो तापमान गिर गया, किसी गिराने वाली चीज़ का माप देने के लिए हमें पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी। अब हम जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या है। नहीं, तीसरे पे मैंने पूर्णांक देख लिया था, सॉरी ये मेरा चौथा है, मैंने वहाँ गलत लिख दिया। चौथा मेरा है परिमेय, नहीं मैं पूर्णांक डिस्कस कर चुकी हूँ, हम परिमेय कर रहे हैं। P/Q, इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। बटे में जो संख्या हो हम उसे परिमेय संख्या बोल सकते हैं, जिसका अंश हो और जिसका हर हो। हम ये बहुत बार बता चुके हैं आपको अपनी वीडियो में। P और Q पूर्णांक होते हैं, यानी कि प्लस भी हो सकते हैं आपके, माइनस साइन लिए भी हो सकते हैं। और इनका HCF क्या होगा बेटा, यानी इनका फैक्टर 1 आना चाहिए। देख लेते हैं हम इनका कैसे निकालेंगे हम। और Q 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या अब हम जान रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 0, ये परिमेय संख्या है नहीं, 1/0 नहीं है, 0 है। कैसे है, अगर आप इसके नीचे 1 लगा देते हो तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं बन सकती, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए नीचे। 1/3 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंश भी है और इसका हर भी है। समझ आ रहा है आपको। अब देख लेते हैं हम 2/4। आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं एक ही पहाड़े से, जैसे 2 के पहाड़े में 4 आता है, नहीं तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने देख लिया ये किससे कटेगा, हाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2। आप चाहें तो इसका HCF भी निकाल सकते हैं। 2 और 4 का HCF क्या होगा 1। ठीक है, मेरे पास क्या आया था 1/2। ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका अंश भी है और इसका हर भी है, इसे बटे में लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। आपको समझ आया प्राकृतिक संख्या क्या है, जो 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 से शुरू होती हैं। पूर्णांक क्या है, जो धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और 0 लिए भी है। अब बात कर लेते हैं हम अपरिमेय संख्या की। परिमेय तो हो गया जो बटे में लिखी जाती है, अपरिमेय क्या है ये भी जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या है, हाँ जी, जो वर्गमूल में है अभाज्य संख्या, जिनका आगे हम गुणनखंड नहीं कर सकते, उनके गुणज नहीं निकाल सकते, जैसे कि वर्गमूल में 2, 3, 5, 7 और भी है। इनका वर्गमूल निकालना इतना आसान नहीं है। दशमलव वाली संख्याएं, जैसे कि मैंने अभी लिखी 1.001, 001, इनका हम परिमेय रूप में इतनी आसानी से नहीं कर पाते। जैसे ये मैंने अभी लिखा आपके सामने 1.3 बार पुनरावृत्ति चिन्ह 1.333, ये हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पुरानी एक्सरसाइज में आपको करके ही बताया, अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि हम इसे कैसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं परिमेय संख्या बनाने वाले, जो बटे में लिखिए, ऐसे संख्या दे दी जाएगी आपको और लिखा जाएगा इसे P/Q की रूप में लिखिए। उसका मतलब यही होता है कि परिमेय रूप में लिखिए। अब हम जान लेते हैं हमारा इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विषय है, दैट इज इलिसिट विभाजन प्रमेय। विभाजन प्रमेय इसे कैसे करेंगे, ये आपने विभाजन प्रमेय पढ़ी है, चलो नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देती हूँ। मान लिए हमारे पास 2 नंबर हैं A और B। हम इसमें मान कर चल रहे हैं कि हमारा A बड़ा है B से, ठीक है, बराबर संख्या नहीं ली मैंने, लिया A बड़ा है B से। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप जानते हैं इसमें आर क्या होगा, आर हमेशा 0 से बी के बीच में लाई करेगा, यानी कि जो आपका दूसरा नंबर आया है उससे छोटा शेषफल। आपका आर है शेषफल, ठीक है बेटा। जहाँ आर आपका शेषफल क्या है, वो 0 से बड़ा है और आपके दूसरे नंबर से छोटा है। इलिसिट थ्योरम। भागफल, क्यों हमारा क्या है भागफल और आर हमारा है शेषफल यानी कि रिमाइंडर, और वो हमारा भागफल है क्वोशंट। डिवाइड करने के बाद, भाग करने के बाद जो आता है। मेरे पास दो नंबर हैं 5 और 2। इसे 5 को मैंने मान लिया ए और 2 को मैंने मान लिया बी। 5 बड़ा है 2 से। आपको पता है ना भाग कैसे करते हैं, छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर करा हमने। अब हमारा शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया, और क्वोशंट हमारा क्या आ रहा है भागफल 2। तो रख लेते हैं अपने उस फॉर्मूले में ही। क्या था हमारा वो फॉर्मूला, आर हमें पहले चेक करना है, क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। बी से छोटा है, हाँ बी से छोटा है। बी क्या हमारा 2। अतः इलिसिट विभाजन प्रमेय क्या बोलती है प्रमेय, 5 बराबर 2 क्यू, क्यू लगाना है, क्यू हमारा क्या है 2 प्लस आर, आर क्या हमारा 1। 5 बराबर 2 गुणा 2 4, 4 और 1 5, आगे बराबर ये आर। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया बेटा कि दोनों बराबर आ रही है, यानी कि दाई साइड बाई साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो प्रूफ हो गया कि जब हम विभाजन करते हैं यानी कि भाज्य करते हैं तो ये सब चीज़ें सेम हो जाती हैं। अब आते हैं हम अपनी प्रश्नावली पे आ जाते हैं कि हमारी प्रश्नावली क्या कहती है। इससे पहले ये आपकी बुक में प्रमेय दे रखी है, यही वाली प्रमेय, ठीक है। इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही मिल जाएगी ये आपको। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत। आप ये हमेशा बोर्ड में पूछी जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बेस पूछे जाते हैं। चलिए हम अपनी प्रश्नावली शुरू कर लेते हैं। प्रश्नावली है हमारी 1.1 1.1। पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं हम, क्या पूछ रहे हैं हमसे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इलिकिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला भाग क्या है इसका, 135 और 225, दो नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। मैंने आपको बताया इलिकिट विभाजन थ्योरम में आप क्या मेन देखोगे, आप एचसीएफ देखोगे, उनका गुणन 1 आ रहा है, ठीक है। आपको वही चीज़ चेक करनी है, उसका और विभाजन ना हो पाए। यहाँ 225 बड़ा है 135 से, यानी कि ए नंबर हमारा 225 हो गया और बी 135 हो गया। अब लगाते हैं अपनी प्रमेय, ठीक है। आपको भाग करना तो आता ही होगा। किस पे जाएगा, 135 के पहाड़ से ये कितने पर, 1 पर भेजा हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, 1 में से 1 0। अब हमारे पास क्या बच गया, हाँ नहीं, आगे आपको बार बार वो भाग ही करनी है। ले आइए, अब हमारे पास क्या बच गया, हाँ शेषफल है 90 और हमारा भागफल क्या था 1, इसे लिख लिया हमने। आपको वही इलिकिट थ्योरम प्रमेय ही लगानी है बार बार। चरण 1 हम इसे चरणों में विभाजित कर लेते हैं जिससे कि हमें आसान रहे। चरण 2 हमारा क्या कहता है, अब हमने 135 लिया, अब इसको करना है किससे, हमारे शेषफल से 90 से। करते हैं दोबारा भाग हम, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 4, 13 में से 9 4, 45 आ गया। अब क्या लिखेंगे हम, भागफल 1 आया प्लस शेषफल 45, ठीक है। अब चरण 3 शुरू करते हैं। भाग करना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी भाग नहीं आती। चरण 3 90 लिया हमने, 90 को फिर करेंगे हम शेषफल से यानी कि 45 से। किस पे गया, हाँ जी 90 गया 2 पे, 90 आ गया 45 के पहाड़े में, आ गया हमारा शेषफल तो 0 बच रहा है, बच ही नहीं रहा कुछ।
ज़ीरो। ठीक है, अब शेषफल तो है नहीं, यानी कि आगे आगे भाग वाली दशा ऐसी नहीं रहेगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी कि भाग करना पड़ेगा क्योंकि ज़ीरो आ गया। यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन अंत हो जाता है हमारा। अब हमें क्या देखना है, मुख्य तौर पे 3 चरण हमारे हुए हैं, ये इसका अंतिम चरण है। इसके बाद शेषफल तो ज़ीरो है, तो आगे तो चरण बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। अंतिम शेषफल ज़ीरो है, वह भाजक। भाजक हमारा कौन, जिससे हम भाग कर रहे हैं, 45 है, इससे हम भाग कर रहे थे ना 90 को। अतः HCF इसका क्या आ गया, किसका HCF, 135 और 225 का। हमें यही दो नंबर दे रखे ना, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा अपने जो हमें प्रश्न पूछा गया है उसका कितना आया हमारा 45, क्योंकि आगे भाग नहीं होंगे, आगे हम थ्योरम प्रमेय नहीं लगा पाएंगे। अब इसका दूसरा भाग देख लेते हैं, हमें क्या नंबर दिए हैं, 196 और हाँ ये थोड़ा बड़ा नंबर है 48,220। थोड़े से चरण बढ़ जाएंगे इसके शायद। चलो देखते हैं करके। यहाँ ये नंबर बड़ा है किससे, 196 से, तो ऑब्वियसली मान लिया हमने ए ये है और 196 हमारा बी है। लगाइए अपने इलेक्ट्रिक प्रमेय, हमने लगा ली विभाजन प्रमेय। अब तो अब प्रमेय आपको याद भी हो गई होगी कि कैसे लगानी है। हाँ जी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर आपका शेषफल है, बी आपका भागफल है। तो लगा लेते हैं, 196 से भाग कर लेते हैं। हाँ जी, किस पे गया ये, 96 90, एक पे गया, 12 में से 6 बचा, 7 9, 17 में से 9, 8 8 16, 8 2 में से 1। ठीक है, ये तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं ऐसे, चलो अपने इसमें 2 अभी पूरा भाग नहीं गया। अब हम किस पे जाएगा ये जाएगा 196, 196, 9 18 9 पे। ठीक है, ये 9 पे गया, 4 9 6 54, 54 का 9 9 9 धाम 2 12 8, 5 में से 6, 5 में से 15 में से 6 9, 7 का 7 0। ओके, अब उतारा हमने ज़ीरो। अब किस पे जाएगा, 8 पंजे 40, नहीं 5, ठीक है, 3 45, 3 48, ओके, 5 6 7 8। चलो ये तो पूरा ही पहली बार में चला गया, हमारा शेषफल तो ज़ीरो ही बच रहा है। हमने सोचा था कि बड़ा रहेगा, 0। अब हमारा शेषफल ज़ीरो है, भागफल हमारा हाँ 195 आ गया है, भाज्य हमारा 196, ठीक है। शेषफल कितना है हमारा, 0 आ गया। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, देखने से लग रहा था बड़ा होगा। शेषफल 0, भाजक 196, अतः HCF क्या हुआ, कौन से 2 नंबर थे हमारे पास, हाँ जी इनका आया 196 ही आया, क्योंकि वो एक ही बार में चला गया, हमें और चरण बनाने नहीं पड़े, वो उसी के पहाड़े से पूरा चला गया हमारा। चलिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं हम, आगे के क्या प्रश्न हैं, बुक सबके पास है ही। थर्ड पार्ट हम इसका पहले क्वेश्चन का, पहले प्रश्न का 867 दे रखा है और आपको दूसरा नंबर दे रखा है 255। ओके, 67 हमने वही प्रमेय लगाई अपनी विभाजन प्रमेय। अब हमें देखना है, वही आपको लगाना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बहुत अच्छे से आपको याद हो गई होगी ये प्रमेय,
ए हमारा 867 है और बी 255। चरण 1 शुरू करते हैं हम, भाज्य शुरू कर रहे हैं, ठीक है। भागफल करिए शुरू। 867 किस पे जाएगा? 2 2 4, 3 6, 3 2 3 6, 4 पे तो नहीं जाएगा ये, 4 पे तो बड़ा हो जाएगा। 3 पे देख लेते हैं हम, ठीक है। आपको भाग करना है और भाग में कोई गलती नहीं। अगर आपने भाग में गलती कर दी तो आपका उत्तर गलत आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एक आंसर पे आपका पूरा डिपेंड हो, पूरा आपका उत्तर आधारित हो, प्लीज़ उन्हें ध्यान से करिएगा। बल्कि गणित होती इसलिए कि बहुत ध्यान से की जाए, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत रोचक होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात भी होती है। जैसे कि मैंने कहा 4 पे बड़ा हो जाएगा, 3 पे भेजते हैं हम। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 दूनी 6 7, घटा लेते हैं 2 0 1, 102। अब तो ये जाएगा नहीं, 255 तो बड़ा होता है। चलो इसे लिख लेते हैं, 3 प्लस शेषफल 102। अब हमें क्या लेना है? चरण 2 शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हमारा शेषफल है अभी बचा है। चरण 2 शुरू करते हैं हम। किसे लेंगे हम? अपने 255 को लेंगे। किस पे जाएगा? शेषफल से जाएगा। कर लेते हैं, चलो 255 से, 255 को 102 से किस पे गया? 2 पे गया। 2 4 0 2, 204। बचा कितना हमारा? 51। चलो लिख लेते हैं इसे, गुणा 2 जमा में 51, ठीक है। शेषफल अभी बचा है, यानी कि चरण आगे बढ़ेगा। और शुरू करते हैं अपना चरण 3। क्या लेना है हमें? हमें भागफल लेना है 102 और 51 हमारा शेषफल। 51 से करेंगे 102 को। अब हम 2 10 पूरा चला गया। अब हमारा शेषफल 0 बचा, यानी कि आगे चरण का कोई दशा, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। शेषफल हमारा 0 आ गया। यहीं पर हम अपने उत्तर को स्टॉप करते हैं। शेषफल 0, अतः HCF किसका? 225। और हमारा दूसरा नंबर क्या था? 867 का कितना आया? हमारा आ गया 51, 51। आपको समझ आया ये विभाजन प्रमेय कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उपयोग करेंगे हम, कैसे चरणों में विभाजित करेंगे, तभी इसका नाम है विभाजन प्रमेय। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 जमा 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या? पूर्णांक तो 0 भी होता है, 0 हो सकता है क्या? चलो देख लेते हैं, 0 है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। पूर्णांक कह रखा है, पूर्णांक में तो सब कुछ शामिल हो जाता है हमारा। चलिए अपना प्रश्न 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको ना केस बनाकर चलने पड़ेंगे बेटा। पहले हमें 6q प्लस 1 दे रखा है, 6q प्लस 3 दे रखा है, 6q प्लस 5 दे रखा है। अब b हम जानते हैं, इलिक्विड विभाजन प्रमेय क्या थी? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a की जगह पे तो हमें पता नहीं क्या है, लेकिन b की जगह पर 6 है, q की जगह पे q ही है, और r की जगह पर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, अलग अलग कंडीशन में। माना a एक विषम पूर्णांक है। विषम क्या होते हैं पहले तो ये जान लीजिए। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो अपने ही पहाड़े से जाती हैं और किसी पहाड़े में नहीं आती, या तो अपने आप से, अपने पहाड़े से जाएंगी या एक के पहाड़े से जाएंगी, यानी कि 1 3 5 7 ऐसे। जो 6 से बड़ा है, अर्थात b इक्वल टू 6 आ गया आपका। 6 से बड़ा है तो मैं 6 मान के चल रही हूँ, कम से कम 6 तो यहाँ तक 6 है। शेषफल क्या है आपसे? 6 से कम होगा। क्यों? क्योंकि वो b से छोटा है। यह उसकी पहली कंडीशन थी इलिक्विड विभाजन प्रमेय की, कि r हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। तो मैं क्या क्या रखूँगी? 6 से छोटा क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। 6 तो नहीं हो सकता, ना इससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि बड़ा तो शेषफल होना ही नहीं है। इलिक्विड विभाजन प्रमेय, अब लगाते हैं हम इसमें अपनी विभाजन प्रमेय।
a=b³ + r, वही हमारा भागफल और शेषफल वाला आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से याद रखना होगा। केस 1 लेके चल रहे हैं। मैंने आपको बताना एक r0 होगा, एक बार 1 लेना है, एक बार 3 लेना है, एक बार 5 लेना है। q + 6q+ हमें क्या दे रखा है, पहले 0 ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 6 से छोटा रहेगा। ये सारी कंडीशन हमें लेके चलनी है। r0 है, हमने लिख लिया। 6q, ए हमारा क्या आ गया, 6 क्यों आ गया, क्योंकि 0 कोल हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम केस देखेंगे अपना दूसरा, जहाँ आर पे को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, फिर एक बार 2 लेंगे। चलिए, कहाँ कोई भी पूर्णांक, इसका पूर्णांक हो सकता है कोई भी 6 से गुणा करने, ये देखना है आपको क्या है, क्योंकि हमें मान निकालना पर बन जाती है। ओके, क्यू हमने क्या लिया, 3 ले लिया, तो हमारा 6q था। एक बार q, एक बार 5, एक बार q 3, एक बार 5, एक बार 6, और 6q था तो 6 से गुणा करनी है। क्या क्या आ गया, 18, 30, 36, ये तो हमारा 6 था ही। ये हमने चेंज किया है अपना b वाला नंबर, ठीक है बेटा, कोई भी रख सकते हैं। अब ये सम संख्या बन रही है, ठीक है। अब केस 2 शुरू करते हैं हम। केस 2 क्या कहता है आपका, r आपको क्या दे रखा है, हमें पता है a = 6q + 1, r1 ले लिया हमने, सम संख्या आ गई थी हमारे, प्लस विषम, क्योंकि एक क्या है हमारी विषम संख्या है, और हमारा पहले उसमें आया था सम संख्या। सम प्लस विषम हमेशा विषम संख्या होगी। उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ आपको, 2 + 3 कितना आ रहा है, 5, 5 विषम संख्या है। केस 3 पर आते हैं, वही सब लिखेंगे हम, +2, मैंने कहा ना एक बार 0 लेना है, एक बार 1 लेना है, एक बार 2 लेना है, एक बार 3 लेना है, 5 तक आपको लेना ही है। सम प्लस सम, आपका उत्तर सम ही आएगा। केस 4, a यहाँ 2 लिया था, अब क्या लोगे आप, 3 लोगे। a = 6q + 3, तो आप जानते हैं ये सम आया था, सम प्लस विषम। अभी बताया आपको क्या आएगा, विषम, विषम संख्या आपके उत्तर आएगी, ठीक है। ये चौथा केस हो गया आपका, जहाँ हमने 3 लेके चले हैं। अब केस 4 डिस्कस कर लेते हैं हम, नहीं 5 डिस्कस करना है हमें, हमें 4 लेना है। 6q + 4, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। सम संख्या सम ही संख्या होती हैं, यानी कि 2 से भाग होने वाली संख्याएं। केस 6 ले लेते हैं, अगर आपको 5 लेना है, a = 6q + 5, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो हमारा उत्तर आएगा विषम संख्या, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया था, 3 और 2, 5 वाला। आप उदाहरण कोई भी लेकर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, ठीक है। आपने सारे केसेस लगा कर देख लिए, हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी, 6 नहीं लगाएंगे क्योंकि r हमारा b से छोटा होगा। समीकरण हमने देखा 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि जो हमें दे रखा था कि घनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है,